नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टियों की खूब फजीहत चल रही है। एक तरफ अपनी जीत के लिए आश्वस्त बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का पेच अभी भी उम्मीदवारों के नाम पर ही फंसा हुआ है। और इसी बीच बीजेपी ने हरियाणा के लिए लोकसभा की 4 बची हुई सीटों के उम्मीदवारों का नाम का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें हिसार सीट भी शामिल थी। बीजेपी की इस लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई का नाम नहीं था। उनकी जगह हिसार से बीजेपी ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को मैदान में उतारा है। कुलदीप बिश्नोई ये आस लगाए बैठे थे कि उन्हें पार्टी हिसार से टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिश्नोई का दर्द और नाराजगी खुलकर सामने आ गई। बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो में उन्होंने अपना दुख और नाराजगी जाहिर की। वहीं बात अगर करें कांग्रेस की, तो खबर सामने आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात कही है और खुद वो चुनाव मैदान में नहीं उतरना चाहते। और इस बात को लेकर के हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस नेता चुनाव के लिए पहले कहा करते थे मैं लड़ूंगा और अब कांग्रेस की डूबती नैया को देखते हुए कहते हैं तू लड़। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के 400 पार के नारे को महज एक जुमला बता रही है और कह रही है कि 10 साल भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन इस बीच जेजेपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीते दिन कांग्रेस से जेजेपी में शामिल हुए राव बहादुर सिंह को मैदान में उतारा गया है और इनेलो के अभय चौटाला ने बीजेपी पर जात पात के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस रेस में कौन जनता को लुभा पाता है और कौन सत्ता में काबिज हो पाता है। कि हमें मायूस नहीं होना है, अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप। 400 पार का नारा रोते किचोदर वाली बात है। 400 पार का जो नारा दिया है ये तो एक जुमलेबाजी बहुत पुरानी चल रही है। जिस जुमलेबाजी में 15 लाख भी खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां भी आएंगी, है जी। और कितने ही आश्वासन दिए थे देश में ये होगा, क्रांति आएगी, देश में विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। आज ये चुनाव जो है 2024 का चुनाव, ये मामूली चुनाव नहीं। ये इंडियन हिस्ट्री में जो पिछले 10 साल हैं ये ब्लैक हिस्ट्री की काले अध्याय के नाम से जाना जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने किसी एक कार्यकर्ता के ऊपर इस बात का भरोसा नहीं है कि हम उसको टिकट देकर के चुनाव के मैदान में खड़ा कर रहे हैं। बजाय हमारे साथियों जो कांग्रेस के था से पहले उसे ईडी का डर दिखाया, उसे सीबीआई का डर दिखाया। जिस व्यक्ति के बारे में देश का प्रधानमंत्री सभी ये कहता था इसने देश की कोयले की खदानों को लूटने का काम किया, जिसे देश का प्रधानमंत्री लुटेरा कह रहा था, जिसके बारे में कह रहा था कि हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जो काला धन इन्होंने यहां से जो कमाया है पाई का हिसाब नहीं। दोनों जिलों में दादरी में और भिवानी में कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की थी और उसमें एक निर्णय किया था सभी ने मिल करके कि राव बहादुर सिंह जी को हमारे यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। आज सुबह जैसे ही हमने प्रोग्राम शुरू किया, बीरण गांव में
वहाँ के लोगों की भी ये भावना थी। तो लोगों की भावना को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया है कि महेंद्रगढ़ भिवानी संसदीय क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी होंगे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियों की तैयारियां तो चल ही रही है, लेकिन जुबानी हमला जो है वो लगातार तेज होता हुआ दिख रहा है। अपने अपने प्रचार में सभी पार्टियां जुटी हुई है, चाहे पक्ष की बात कर ले चाहे विपक्ष की बात कर ले। एक तरफ बीजेपी जो है ये दावा कर रही है कि 10 सीटों पर इस बार वो जीत हासिल करेगी, दोबारा से सभी सीटों पर वो दोबारा काबिज होगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो 10 साल बीते हुए हैं वो एक तरीके से काला अध्याय है और इसको काले अध्याय में जोड़ा जाएगा। कांग्रेस कहती है कि जुमलाबाजी बीजेपी कर रही है, जो 400 पार की बात कर रही है सिर्फ एक जुमला है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, देश की जनता उनके साथ है। वहीं बात करें अन्य दलों की, इनेलो की या जेजेपी की, उनकी भी अपनी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जो लगातार बात सामने आ रही थी कि प्रत्याशियों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में आज एक सीट पर जेजेपी ने जरूर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। महेंद्रगढ़ भिवानी राव बहादुर सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है और ये भरोसा जताया जा रहा है, ये लगातार जेजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस सीट पर तो 100% उनकी जीत होनी ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें इनेलो की, तो इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने आज जो है लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि बीजेपी जो है लगातार ईडी सीबीआई का डर दिखा करके विपक्षी जो मजबूत नेता है उनको अपने पाले में करने का काम कर रही है। और ऐसा ही कुछ कुरुक्षेत्र की सीट को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अपने प्रत्याशियों को छोड़ करके 15 दिन पहले ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है। 35 मिनट पहले मात्र उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले जो है डर दिखाया गया ईडी सीबीआई का और उन्हें शामिल कर करके उन्हें ही प्रत्याशी लोकसभा से बनाया गया, लोकसभा की जो सीट है कुरुक्षेत्र की वहां से बनाया गया है। तो ये तमाम सारे जुबानी हमले जो हैं, आरोप प्रत्यारोप जो है, इन सभी के बीच बात करें चुनाव की तो 25 तारीख को यानी 25 मई को छठे फेज में हरियाणा के लिए मतदान होगा, यानी 10 सीटों पर मतदान किया जाएगा और एक जो उपचुनाव होना है करनाल की सीट पर वहां पर भी मतदान होगा। तो ऐसे में क्या कुछ पार्टियों की तैयारियां हैं, क्या कुछ ये जो बयानबाजी चल रही है इसके पीछे क्या तर्क है, कैसी उनकी तैयारियां चल रही है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, इन सभी तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से पार्टियों की जो है जुगत चल रही है, चुनावी जुगत, और लगातार तैयारियां हो रही हैं, दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, चुनावी जो बयानबाजियां की जा रही हैं, तमाम सारी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे दे रही हैं, जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को लेकर के भी एक बड़ी खबर आज सामने आई। आज हिसार सीट से जो है कुलदीप बिश्नोई का नाम न देकर के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया। इसको लेकर के तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जो है नाराज भले ही है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है, एक अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि हम सभी को मजबूती से पीएम मोदी को मजबूती देनी है और इस बार 400 पार ले जाना है। उन्होंने कहा कि तमाम सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं टिकट क्यों नहीं मिला, तो उन सभी से यही कहूंगा कि निराश ना होइए। उन्होंने एक वीडियो जारी करके बाकायदा ये बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षियों का कहना है कि वो नाराज चल रहे हैं और खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन बात करें विपक्ष की तो विपक्ष में भी बयानबाजियां जो है वो लगातार चल ही रही हैं और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। देवेंद्र दत्ता जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कृष्ण जाखड़ प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुसूरा जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल टीना जी आपसे ही है। चुनाव नजदीक है, तैयारियां भी चल रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सभी का नाम का ऐलान हो चुका है तो वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस को अभी इसमें कितनी देरी लगेगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि आज पूर्व जो गृह मंत्री है अनिल विज, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस की नैया डूबने वाली है और पहले जिस कांग्रेस में कहा जाता था कि मैं लड़ूंगा, वहां अब ये कहा जा रहा है कि तू लड़। उन्होंने सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। शुक्रिया दीदी। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी मीटिंग जो है सीसी की आज भी हुई है और जिस तरीके से दीपक बाबरिया साहब ने कहा भी है कि हम जल्द ही सीटों की घोषणा कर देंगे।
लेकिन आप देखिए हरियाणा के संदर्भ में जहां ये सत्ता में आए बीजेपी तो ये कहकर आए थे कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, वहीं आज आप देखेंगे 10 लोकसभा सीट पर 6 कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के नेता हैं। अशोक तंवर की बात कर लीजिए, इंद्रजीत सिंह की बात कर लीजिए, ये सब कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं। तो ये इस बात से स्पष्ट है कि जहां ये कांग्रेस युक्त मुक्त करने के चक्कर में ये कांग्रेस युक्त कर ले गए भाजपा को। तो ये एक तो ये बात है कि इनको सिर्फ हमारे नेता ही पसंद आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं पसंद? एक समय में नवीन जिंदल पर यही प्रकाश जावड़ेकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और गला फाड़ करके कह रहे थे कि 60,000 कोयला चोर, कोयला चोर राष्ट्रीय संत बन गया है। और ये राष्ट्रीय संत किस पार्टी में जाके बना? बीजेपी में जाके राष्ट्रीय संत बन गए। तो सवाल यहाँ पे ये है कि जब बीजेपी में कोई नेता चला जाता है तो वो राष्ट्रीय संत बन जाता है, जब वो विपक्षी पार्टी में होता है तो ईडी सीबीआई लगातार उनके ऊपर कानून कार्रवाई करती है। तो देखिए ये एक दिख रहा है, जनता देख रही है और इसीलिए जनता मैं बार बार कहती हूँ टकटकी लग रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ देख रही है, कांग्रेस की तरफ देख रही है कि जब ये सत्ता में आएंगे इस तरीके की कार्रवाई की इस तरीके से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं ये कुलदीप बिश्नोई जिस पर करोड़ों के ईडी सीबीआई की घोटालों की जांच चल रही थी तो अचानक से ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो सब पाक साफ एकदम क्लीन चिट हो गए, चकाचक हो गए हैं। इनकी वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो धुलकर साफ हो जाता है। हालांकि वो आज भी टिकट के लिए तो तरस ही रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि देखिए जब कोई भी व्यक्ति नैतिकता को छोड़कर जब इस तरीके से दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है तो हमें भी लगता है कि चलिए अच्छा हुआ। अनिल विज पर आ जाते हैं। देखिए अनिल विज वही अनिल विज है जो फूफा जो नाराज हो गए थे जब नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, मीटिंग से उठकर भाग गए थे और मीडिया को सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। अब वो क्यों? अब वो खुद बेचारे दुखी हैं, वो किस कांग्रेस पर क्यों कटाक्ष कर रही है तो वो भी अंदर अंदर जानते हैं। उनके साथ भी नाइंसाफी तो हुई है कहीं ना कहीं, वही आकर बोल रहे थे मैंने बीजेपी के लिए हर काम किया। तो देखिए इनके यहाँ ऐसा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनको तो ये सम्मानित करेंगे, उनको तो एमपी का टिकट देंगे, चाहे अशोक चौहान जी हो या अन्य नेता। लेकिन जो इनके खुद के नेता है उनको दरी बिछाने का काम देंगे, उनको सिर्फ लाठी डंडे खाने के लिए बैठाएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने झंडे पकड़ाने के लिए रखेंगे। तो ये हम लोगों को भी अंदर से संतुष्टि दे रहा है कि अच्छा है आप हमारे नेताओं को दे दीजिए टिकट, लेकिन आप अपने नेताओं को भी तो ध्यान दे लीजिए। और एक बात और भी कहना चाहती हूँ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कि यही नेता जो है इनके अपने ही नेता एक दिन पार्टी के अंदर बगावत करेंगे, उसका जीता जागता उदाहरण तो अनिल विज साहब खुद है। वो तो नाराज होकर बैठे थे, आज अचानक से उनमें क्या जाग गया कि कांग्रेस को कटाक्ष करने से गरियाने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको सत्ता में 10 साल दिए थे, 10 साल में आपने इस जनता के लिए क्या किया? कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। विकास के पथ पर जो मनमोहन जी ने इस देश को विकास के पथ पर ले गए थे, इन्होंने तो आके सत्ता में पटरी से उतार दी, अर्थव्यवस्था गर्त में डाल दी। आज निर्मला सीतारमण जी के मैं हस्बैंड को सुन रही थी, उनके धर्मपति, उनके पति जो है वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा महाघोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने किया। अरे आप सवाल पूछिए उनसे जाकर कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देश में सबसे बड़ा महाघोटाला हुआ इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर। लेकिन देखिए ठीक है टीना जी, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं जी। आगे चर्चा इस पर आपसे करेंगे। देवेंद्र दत्ता जी बने हुए। देवेंद्र जी आपने टीना जी को बहुत अच्छे से सुना, इस पर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है, इन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस मुक्त करने की बात बीजेपी करती थी देश को, आज हरियाणा में ही 10 में से 6 कांग्रेस के नेताओं को टिकट देकर के बैठी है। तो क्या इनके अपने नेता काबिल नहीं है? और दूसरी तरफ एक और सवाल है मेरा। आज अभय चौटाला जी ने यह कहा कि कुरुक्षेत्र की उन्होंने बात की जहां से कभी नायब सैनी जो थे जीते थे, आज ये दूसरे नेता को ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, 35 मिनट पहले उसको ज्वाइन करवाते हैं और फिर उसको टिकट देते हैं। दोनों सवालों का जवाब आपसे चाहूंगी। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है देवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, मुझे तो बिल्कुल ठीक सुनाई आ रही है आपकी आवाज। रखिए अपनी बात जी। मैं सभी को नमस्कार करता हूं जी। डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने वाली मेरी बहनों का भी अभिवादन करता हूं। मैं टीना जी की बात सुन रहा था और वास्तव में मैं अपनी बहन को क्या कहूं, कांग्रेस की प्रवक्ता के नाते से अपनी बात रख रही हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, इनको अधिकार है। लेकिन मैं कई बार कहा करता हूं कि जो भी प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करे तो एक बार ठीक है अपनी पार्टी के। मैंने कई बार कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने देश की और अपने देश में हर व्यक्ति को
स्वतंत्रता है प्राप्त कि वो अपनी बात कर सके, अपनी पार्टी का पक्ष रख सके, लेकिन कृपया कम से कम अध्ययन करके आया करें। ये बात कहना उचित नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया और पार्टी ने कुछ नहीं किया। हमारी पिछले 10 वर्षों से जो सरकार है हरियाणा के अंदर, जिस तरह से केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा प्रांत में श्रीमान मनोहर जी ने जिस तरह से संयुक्त रूप से प्रदेश का और देश का नेतृत्व किया है, उसका सीधा सीधा प्रमाण यह है कि आज पूरे देश के अंदर कमल का फूल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार तीसरी बार सरकार बनने वाली है, ये तय है जी। लेकिन बिश्नोई साहब को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया तो वो नाराज चल रहे हैं। देखिए ज्योति जी, मैं तो आपको एक बात बताऊं, अपनी पार्टी में जो व्यक्ति आता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो भी व्यक्ति पार्टी के अंदर प्रवेश करता है, हम लोग कहीं से कहीं तक सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जब परिवार बढ़ता है तो परिवार के अंदर बंधुओं का आगमन होता है। कोई व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना चाहता है, जैसे अभी टीना जी ने नवीन जी की बात की, या आप कह रहे हैं अनिल जी ने, उन्होंने कांग्रेस के नेता ने बात की, तो नवीन जिंदल जी का निरंतर पार्टी से संपर्क था, पार्टी में उनका प्रवेश होना तय था, वो आना चाहते तो आए, तो उनको कुरुक्षेत्र में टिकट दिया गया। परिवार जब बढ़ता है तो परिवार में लोग आते हैं। किसी प्रकार का किसी से भी इस तरह से सोच करके कि ये वो दल का है और वो दल का है और हमारे परिवार में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ बड़ा खुला मन है, बड़ा खुला मंच है। दत्ता साहब, अभय चौटाला साहब ने ये कहा कि 35 मिनट पहले उनको ईडी का डर दिखाया जाता है और जबरन उनको शामिल किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है कि रेड करवाई जाएगी और उसके बाद से फिर उन्हीं को टिकट दे दिया जाता है कुरुक्षेत्र से। मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 साल से निरंतर केंद्र में और प्रदेश में सरकार चल रही है, क्या कभी आपने कोई इस प्रकार की कोई बात सुनी हो कि नवीन जिंदल जी को कोई परेशान किया गया, या 35 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन करने से क्या अभिप्राय है? वो पार्टी में आना चाहते थे, निरंतर हमारे संपर्क में थे। हमने अगर कुरुक्षेत्र से तय किया कि यदि आप आते हैं तो आपको हम चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो लड़वा दिया पार्टी ने। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? अभय जी के कहने से कोई चीज यथार्थ बन जाएगी, ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। मेरी दोनों बहनें मुस्कुरा रही हैं, ऐसा संभव नहीं। पार्टी में कोई व्यक्ति आ रहा है, हमने टिकट दे दिया, किसी को क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, दिक्कत इनको तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दत्ता साहब, क्या दिक्कत है जानने के? टीना जी छोटा सा जवाब देंगे, उसके बाद अनुसूरा जी आपके पास आऊंगी। जी देखिए, अभी इनसे सवाल मुड़कर ये पूछ लिया जाए अजीत पवार की फाइल का क्या रहा, तो कहेंगे कि फाइल तो जी गुम हो गई है, ईडी यही जवाब देगी। अब आप बताइए, जो कोयला चोर हैं 60,000 करोड़ के, उनकी फाइल कहाँ गायब कर दी? खट्टर जी ने अपनी बेड के नीचे छुपा दी या कहाँ की? आज आपके एक नेता ने अपने शरीर पर नोटों की गड्डियां लगाई हुई है, कहाँ है पैसा? किसके पास है पैसा? लेकिन देखिए, सीबीआई वहां नहीं पहुंचती है। इनके अरविंद शर्मा चिल्ला चिल्ला के भाषण में कह रहे 350 करोड़ अमृत घोटाला के तहत इतना घोटाला हो गया। अब बताइए, इनकी नेता खुद ये बयान दे रहे हैं, कब उस पर इंक्वायरी होगी, कब ईडी सीबीआई पहुंचेगी? तो देखिए, बगलाने की जरूरत नहीं है जनता को सब पता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अध्ययन करने की बात को लेकर, अरे बीजेपी के लोग पढ़े लिखे नहीं है, नहीं उन्होंने अपनी लीडरशिप को कहा कि कोई काम करिए 10 साल में, अदरवाइज डिबेट में आके आपको इतना रोना नहीं रोना होता। सरकार में है, आप सत्ता में है, 10 साल आपने सिर्फ सत्ता की मलाई चाटी है। अगर काम किया होता तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाते और जवाब देते देश के प्रधानमंत्री। आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी उन्होंने, हमारी सरकार थी तो हम लगातार मनमोहन जी, जिसे आप मनमोहन सिंह कहते थे, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया के सवालों का जवाब देते थे। और नौकरियों पर जिस तरीके से आपने झूठा वादा कर दिया था ना, दावा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल पूरे हो गए। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल मेरा बाबू जी से है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। अनु जी, सवाल मेरा यह है, अभय चौटाला साहब कहते हैं कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी पड़ गई है, उनको बिजनेसमैन को टिकट देना पड़ रहा है, जबरन ईडी सीबीआई का डर दिखा करके। कैसे नेताओं की कमी कैसे पड़ गई? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि भाई हमारा कुनबा दिन ब दिन बढ़ रहा है। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल चल रहा है और बहुत ही हास्यास्पद भी है। मेरी कांग्रेस की बहन अभी कह रही थी कोयला चोर, तो मैं याद दिलाऊं कि वो कोयला चोर कांग्रेस के राज में ही बने थे, कांग्रेस के राज में ही कोयला चोरी करी उन्होंने, और उस कोयला चोरी पर जिस तरह से गले लगाया भाजपा ने, जिस तरह से स्वागत किया, शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो ये कहूंगी कि जो पार्टी बात करती है 400 पार की,
उसके हालात ये हैं कि उन्हें इलेक्शन से ठीक पहले अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है। उन इलेक्शन के अंदर 60% टिकटें कांग्रेसियों को देनी पड़ती हैं। ये हालात आज भाजपा के हैं और ये बात करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे। भ्रष्टाचार तो पार नहीं, आपको शगल का पार छोड़ेगी इस बार हिंदुस्तान की जनता। जिस तरह से सत्ता आपने चलाई है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग आपने किया है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से भाजपा के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, भाजपा से कांग्रेस में भी लोग गए हैं। हिसार की बात करें तो हिसार से जो भाजपा के सांसद थे द्विजेंद्र सिंह, उनको भी इंपोर्ट किया गया है कांग्रेस में। तो जनता को ये देखना चाहिए कि इन सेंट्रल पार्टीज के अंदर जिस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल चल रहा है, मिली भगत है, कांग्रेस भी आज भाजपा है, भाजपा ही कांग्रेस है। अंतर क्या है? अंतर क्या है जब वही चेहरे बार बार जनता के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, ना चाहते हो जनता को कोई विकल्प ही नहीं दिया जाता। विकल्प के नाम पे मैं तो ये कहूंगी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ही विकल्प इन केंद्रीय पार्टियों का है, क्योंकि वो ही क्षेत्र की, राज्य की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत जबरदस्त तरीके से लोकदल में ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल मालवीय जी के बनने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हुई है। बहुजन समाज के कई प्रतिनिधि भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ कल ही हम इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया है। बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में इनेलो लेकिन अनु जी, अभी बीजेपी के तो प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करने लगे हैं, मत मांगने लगे हैं, तो फिर कब आप प्रत्याशियों का नाम क्या ऐलान करेंगे, कब फिर प्रत्याशी क्षेत्र में जाएंगे? जी ज्योति जी, हम चिंतित नहीं है भाजपा की तरह, क्योंकि हम कोई उधार के कैंडिडेट नहीं लेके आए कि आपने आधा घंटा पहले पटका पहनाया और फिर टिकट पकड़ा दिया। तो हमारा संगठन बहुत ही तैयार है और बहुत ही एक सशक्त संगठन में कहूंगी लोकदल का है। और हमारे कैंडिडेट जब जैसे ही घोषित होंगे, हम अपना जो लोकसभा चुनाव की कार्रवाई है वो आगे बढ़ाएंगे। हम निश्चित हैं, हमें भाजपा कांग्रेस की तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी चर्चा करूंगी, लेकिन दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपना जवाब दीजिए, उसके बाद जाखड़ जी आपके पास आऊंगे, फिर टीना जी आपके पास आऊंगी। दत्ता साहब सुन रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है दत्ता साहब, आप कुछ कहना, आपकी आवाज नहीं आ पा रहे हैं। चलिए आपकी ऑडियो सही करवा रहे हैं। जाखड़ जी, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? चलिए आपके पास भी फिर लौटूंगी। टीना जी कुछ कहना चाह रही है, छोटा सा जवाब टीना जी। देखिए, अभी जो मैडम ने कहा इनेलो की तरफदार ने, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूं। इनके नेता जो है वो जेल काट कर आए हैं, तो इस तरीके का ज्ञान मत दीजिए। हमारे अगर नवीन जिंदल जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी के नेताओं ने उनको, प्रकाश जावड़ेकर जी ने उनको कोयला चोर कहा था, हमने नहीं कहा था। जब आप इल्जाम लगा रहे हैं तो बीजेपी इल्जाम लगा रही है और फिर उनको लोकसभा की टिकट दे देते, तो सवालिया निशान जो है बीजेपी के नेताओं पर लगना चाहिए। बीजेपी से पूछना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, देश के गृह मंत्री से पूछना चाहिए, हमसे नहीं पूछना चाहिए। हमारी सरकार में तो जब हम सत्ता में थे तो हमारे यहाँ तो नैतिकता के आधार पर भी लोगों ने इस्तीफा दिया। आप बताइए कि किस तरीके से आज जब इनके नेताओं पर लगातार अमृत घोटाला के तहत इल्जाम लग रहे हैं तो ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? इनके नेता के ऊपर तो उनके यहाँ तो खूब ओएसडी तक इंक्वायरी बैठी है, लेकिन कोई नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा नहीं दिया जाता। और हमारे नेता जो है, आपके नेता जो है लगातार भ्रष्टाचार में, अगर हरियाणा के संदर्भ में बात की जाए तो बार बार कहा जाता है इनेलो और जेजेपी का तो पूरी तरीके से अस्तित्व खत्म हो गया। इनके नेता तो लगातार जेलों का ही दौरा कर रहे हैं। मैं ये बात बोलती नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे उकसाया तो मैंने जवाब दिया। जी ठीक है, छोटा सा जवाब दत्ता साहब, उसके बाद अनुजी आपके पास आऊंगी। आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं ये कह रहा था कि विपक्ष के मेरी बहनें मेरे साथ बैठी हुई हैं। मैं देखता हूं कई बार डिबेट्स में कि वास्तव में क्या है कि इनके शब्दों में भी उस प्रकार की असमंजस की स्थिति रहती है। निर्णय होता नहीं कि कहें तो क्या कहें, क्योंकि जब ये शिकस्त को प्राप्त करते हैं तो उसके बाद इनको एक ही चीज मिलती है, ईवीएम में, मशीन में गड़बड़, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आजकल इन्होंने ये नया पकड़ा हुआ है ईडी। मैंने पहले भी कई बार कहा कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय अपने आप में एक संपूर्ण और पूर्ण उसके पास शक्तियां हैं, वो अपनी उसकी कार्रवाई करती है। लेकिन यही बात यह है कि हम लोगों ने तो कैंडिडेट 10 के 10 घोषित कर दिए। हमारा संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह खड़ा है, यहां तक कि न केवल बूथ
अपितु हमारे यहाँ तो पन्ना प्रमुख भी बन चुके हैं और चुनाव निश्चित हम लोग जीतने वाले हैं। और शिकस्त की घबराहट, शिकस्त की, इनको पता है कि शिकस्त का स्वाद इनको चखना है, इसलिए बौखलाहट है इनके शब्दों में और असमंजस में है विपक्ष पूरा, क्योंकि इनको पता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है और सरकार बनने वाली है। ठीक है अनु जी, जल्दी से जवाब दीजिए। सुनील जी इसके पास आपके पास, कृष्ण जी आपके पास आऊंगे इसके बाद। जी मेरी कांग्रेस की बहन ने कहा कि जो नवीन जिंदल, जो कोयला घोटाला में जिनका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें वो बहुत जोर शोर से कह रहे हैं कि जिन लोगों के कोयले की दलाली में मुंह काले हैं वो लोग कांग्रेस में हैं और जिक्र किसका हो रहा था वो सब जानते हैं। और मेरी कांग्रेस की बहन डिसाइड कर रही है कि हमने तो कभी उनको कोयला घोटाले में या कोयला का दलाल या कोई कोयला चोर नहीं कहा। तो मैं बहुत ही हैरान हूँ सुन के कि हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन भाजपा के अंदर जो नेता चले गए हैं उनकी पैरवी कर ली है। तो आपको मुबारक हो कि आपके महात्मा नेता भाजपा में जा रहे हैं और आप उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। ये कांग्रेस की कमी है। अगर आपके महात्मा नेता को आप संभाल नहीं पा रहे हैं और वो लगातार भाजपा में जा रहे हैं तो कमी कांग्रेस में है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इनेलो के नेता जेल काट गए। तो मैडम आपको बताती हूँ, राजनीतिक उस टाइम कांग्रेस की सत्ता थी और ये राजनीतिक सजा चौटाला साहब ने भुगती है। जहाँ मैं याद दिलाना चाहूंगी मेरी बहन टीला को कि जो लोग आज जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात करते हैं उनके साथ गठबंधन क्यों कर रखा है आपने? अगर जेल इतनी, चलिए इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन कृष्ण जाखड़ जी बहुत समय से वेट कर रहे हैं। अनु जी लौटूंगी आपके पास। चर्चा इस पर लंबी होगी इस पर चर्चा, लेकिन कृष्ण जाखड़ जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा एक सवाल उनसे ले लो। जाखड़ साहब, इतने दिनों बाद एक तो ये बात सामने आई कि अब आप 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान आज हो चुका है, राव बहादुर सिंह जी। कितनी मजबूती इससे मिलने वाली है जेजेपी को? पूरी 10 की 10 पार्लियामेंट्री सीटों पे हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। आज राव बहादुर सिंह जी का हमने ऐलान कर दिया, बाकी 9 सीटों के ऊपर भी जल्द हम ऐलान करेंगे। अभी मैं जो अपने सभी साथियों के बारे में सुन रहा था, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी बात सुन रहा था जी। तो मैं भी ये कहूंगा कि जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का बात है, इन्होंने दोनों ने अपने जो मोरल और एथिक्स है उनको साथ पे रख दिया है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के जमाने के अंदर ही और आम आदमी पार्टी ने जिसका विरोध किया, जो एक दूसरे के घोर विरोधी थे और जो एक दूसरे को पानी पी के कोसते थे, आज दोनों एक दूसरे के गलवैयां डाल के बैठे हुए हैं। दोनों ने समझौता कर लिया। और हुड्डा साहब की बात, जो राजकुमार सैनी को फूटी आंख नहीं सुनाते थे और 24 घंटे गाली गलौज का जिन्होंने समाज को गाड़ियां दी और गलत बोलने का काम किया, उन्हीं आज राजकुमार सैनी जी को जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने गले लगा दिया। नहीं, गठबंधन क्यों तोड़ दिया? हम गठबंधन तोड़ने से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम 10 की 10 सीटों पे मजबूती से लड़ रहे हैं। और रही बात, आप नहीं छाछ बोले नहीं, छाल नहीं बोले। आप जो रोहतक के अंदर छाल भी बोलेगी और छाछ भी बोलेगा। रोहतक पार्लियामेंट जब लड़ोगे तो आपको नहीं, रोहतक पार्लियामेंट लड़ोगे तो पसीने आ जाएंगे आपको। और दूसरी पार्लियामेंट के अच्छे दिन के वादे के चक्कर में आपने तो और भी लुटिया डुबो दी, अपनी भी डुबो ली, आपने लुटिया भी डुबो ली आपके साथ। कहीं एथिक्स और प्रिंसिपल नहीं है। और जहां तक रही बात आपकी, आपके एक नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपका जो सेंटर लीडरशिप है उसमें कोई दम नहीं है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। रवनीत बिट्टू कल ही भाग्य चले गए आपकी बीजेपी में, इसलिए नहीं चले गया कि वो कोई रवनीत बिट्टू वहां पे जाना चाहता था क्योंकि उसको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। और आप लोग अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके दूसरे लोगों के ऊपर आप एलिगेशन फ्रेम कर रहे हो। और रही बात अपना बताइए ना, गठबंधन अपने एथिक्स और प्रिंसिपल पे नहीं चलती है। 4.5 साल तक खूब दोनों ने मिलकर खूब सत्ता की मलाई चाटी, ये तो आपकी किस्मत है कि आपको मलाई खाने के लिए अपने नेता अपने जो जेलों में थे उनको बाहर निकाल लिया, सब कुछ कर दिया। और अब आप जो जान बांटेंगे। ठीक है जाखड़ साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला मैडम, इसलिए आप भी थोड़ा शांति रखिए और मुझे अपनी बात को पूरा करने दीजिए। ठीक है जाखड़ साहब, आगे चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। नमस्ते बेटे। आंटी, आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, सभी मेहमान बने हुए हैं। सवाल मेरा अब आप बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र दत्ता साहब आपसे है। जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं, सभी को कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। ऐसे में एक और बड़ा आरोप है, कादियान साहब ने आज कहा, रघुवीर सिंह कादियान साहब ने, उन्होंने कहा कि 10 सालों को
ये काला इतिहास है, काले अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा? ज्योति जी, मैं निवेदन करूं कि किसी व्यक्ति के कहने से जमीन पर वो बात यथार्थ कैसे संभव होगी, क्योंकि हरियाणा की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। उनके कहने से कि ये काला अध्याय होगा, काला 10 वर्षों को ध्यान किया जाएगा, ऐसे कहने से करने का आरोप भी लगा रहे हैं। हाँ जी, इन्हें लोग जात पात की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जात पात की राजनीति ये लोग किया करते थे। वास्तव में क्या है कि इनके हाथ में पिछले 10 वर्ष से सत्ता आई नहीं और वो आती भी नहीं, इसलिए वो क्योंकि खाली हाथ इनके हैं, सत्ता में ये लोग आने वाले हैं नहीं, बौखलाहट इनके शब्दों में है। रही बात इन 10 वर्षों में, यदि मैं हरियाणा प्रांत की बात करूं और देश की बात करूं, तो पूरे देश की दुनिया ने, देश की जनता ने ये देखा है, देश के मालिकों ने, जो मतदाता हैं, अपने वोट के अधिकार से देश की वो सरकार चुनते हैं, प्रदेश की सरकार चुनते हैं। उन लोगों ने निर्णय किया है कि देश की बागडोर तीसरी बार भी केंद्र में इस बार कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी के हाथ में सरकार बनेगी। अब आप अगर देश का एक छोटा सा एक देश का विश्लेषण आप करके देखें, प्रदेश का विश्लेषण करके देखें, हमने 1,25,518 नौकरियां बच्चों को दी, 10,997, अभी एक हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए जब उसका रिजल्ट आया है ना। उसके बाद 65,000 करोड़ की सड़कें हरियाणा प्रांत में बनी, 3,000 पेंशन मासिक हो गई, इतने सारे काम हैं, एम्स बने हैं, इतने हॉस्पिटल्स बने हैं, इतना काम हुआ है। और उसके बाद भी ये लोग अगर काला अध्याय कह करके केवल पब्लिक को, केवल जनता को इस प्रकार की झूठी सच्ची बातें कह करके अगर अपने को जीत की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो ये इनका मिथ्या भ्रम है, ऐसा होने वाला है नहीं। ये सब ठीक है, जो बीजेपी ने किया है या सरकार ने किया है वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन आने वाले समय इन चुनाव में किन चीजों पर फोकस रहने वाला है? ये तो सब ठीक हो गया कि भाई ये काम किया, नौकरियां दी, जो भी है, लेकिन किन मेन मुद्दों पर विकास के नाम पर फोकस रहने वाला है हरियाणा में? देखिए हरियाणा का अभी चुनाव आएगा, अभी लोकसभा का चुनाव आ चुका है जो हरियाणा के अंदर 25 तारीख को है, 25 मई को। उसके निमित्त मैं ये कह सकता हूं कि देश के अंदर, देश जिस तरह से सशक्त हुआ है, देश जिस तरह से आज विश्व के पटल पर 5वीं आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा है, इन 5 वर्षों की सरकार के बाद देश 30वें स्थान पे विश्व की शक्ति बनकर के उभरेगा, आर्थिक शक्ति। और आप देखिए कि विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सामान्य के कार्यकर्ता ने अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हुए प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। आज विश्व में भारत का सम्मान किस तरह से प्रतिष्ठापित हुआ है, ये भारत की जनता ने नहीं, अपितु पूरी विश्व की जनता ने ना केवल देखा, अपितु ठोक बजा करके उसको माना भी कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व। आज आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी ये कहती है कि यदि हमारे देश के अंदर हम पाकिस्तान को गुर्बत से बाहर निकालना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमें चाहिए। ये आपके पड़ोसी मुल्क की आवाम की चर्चा है। तो आप देखिए कि दुनिया के विश्व के पटल पर, दुनिया के मानचित्र में आज भारत कितने सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नेतृत्व है। चलिए ठीक है, टीना जी इस पर कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से इतना झूठ परोस दिया गया है प्रवक्ता के संबोधन में। देखिए, ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु। अब आप बताइए, मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है, 9 महीने से मणिपुर जलता रहा। प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री तो आज तक मणिपुर नहीं गए। उन्होंने तो मैं से मणिपुर भी जब अविश्वास प्रस्ताव लाए तब जाकर उन्होंने बोला, वो नहीं गए क्योंकि, और वहां पर भूमिका प्रधानमंत्री की किसने निभाई? राहुल गांधी जी, हमारे नेता ने। हमारे नेता गए वहां पर आंसू पूछने के लिए। ये तो नारी शक्ति की बात करते हैं। बताइए, मणिपुर में जो बेटियां हैं जिनको नग्न करके घुमाया गया था, आपको आई थी थोड़ी वो शर्म? नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही दोगलापन राजनीति है। ये उनको मणिपुर की बेटियां नहीं दिखती है, कह रहे विश्व गुरु बन गया, ये बन गया। अरे भाई, डंका आपका तब बजता ना जब आप अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, हिंदू हिंसा भूल गए साहब, आप मेवात की हिंसा भूल गए। जो शांति प्रिय प्रदेश था उसको भी आपने जलाने का काम किया। आप कह रहे कमल का फूल खिल रहा है। अरे आपका कमल का फूल जो है कीचड़ में नहीं खिल रहा, आपका कमल का फूल आग में खिल रहा है। तभी आप सरकार में तो आ गए, लेकिन आपने जिम्मेदारी कब ली? आप बताइए। आप कह रहे हैं कि आपने नौकरियां दी, तो आप ही के प्रदेश से युवा इजराइल क्यों जा रहे हैं? आपसे कोई पूछे इजराइल क्यों जा रहे हैं तो आप शर्म से नीचे नजरें कर लेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी तो पूरा सीना 56 इंच का सीना है ना इन सबका, तो 56 इंच के सीने को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि इस देश की महिलाएं जो आप ही की स्टेट की, आप ही की राज्य की पहलवान
प्रोटेस्ट कर रही थी यहीं जंतर मंतर पर, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। न्याय मिल पाया उनको? नहीं न्याय मिल पाया। और आप कह रहे हैं कि आप डंका विश्व में बज रहा है। आप बाहर जाएंगे दूसरी कंट्री में, आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी को जिस तरीके से आपने फ्रीज कर दिया है, क्या आपके पास जवाब होगा? ठीक है, लोकतंत्र का वोट दिया है इन्होंने, जब से सत्ता में आए इन्होंने काम क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ युवाओं को इजराइल भेजने का काम किया। नौकरियां देते ना आप यहाँ पर, स्थायी नौकरियां देने का काम करना चाहिए। इसलिए इनको सत्ता चलानी नहीं आती, इनको सिर्फ अपने घर भरने आते हैं। इनके जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं, सबके घर भरे हुए। ईडी सीबीआई जब हम सरकार में आएंगे तो वो इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, ये भी याद रखेंगे। ठीक है अनु जी अपनी बात रखिए, उसके बाद जाखड़ साहब आपके पास आऊंगी, दत्ता जी आपके पास भी आऊंगी। अनु जी अपनी बात रखिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक है जी। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि पाकिस्तान के लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं मोदी जी की, तो मैं मेरे भाई से निवेदन करूंगी कि इस बार पाकिस्तान ही भेज देंगे आपके प्रधानमंत्री को, क्योंकि हिंदुस्तान तो बिल्कुल परेशान है भाजपा से। अब की बार हम आपको हिंदुस्तान से छुट्टी दे देंगे। अगला चुनाव मैं कहूंगी कि आप लोग पाकिस्तान से ही लड़िएगा। जब देखो हर डिबेट में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, ये तो भाजपा के प्रवक्ताओं के एक मैं कहूंगी शब्दावली ही बन के रह गई है कि हर डिबेट के अंदर पाकिस्तान का, धर्म का, जातियों का जिक्र भी करना ही होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम कमल खिलाएंगे, तो मैं बहुत ही श्योरिटी से कहना चाहती हूँ कि हरियाणा में तो इस बार कमल की कुंडी लग चुकी है। जिस तरह से हमारे किसानों को आपने मुआवजा नहीं दिया, फसल कपास की खराब हुई थी कुंडी की वजह से, और मुआवजे के में जो कंजूसी हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे किसानों को धरने लगा के बैठना पड़ा, ना मुआवजे मिले। बीमा क्लेम के लिए उन्हें धरने लगाने पड़ते हैं। मोदी जी का दोस्त अंबानी, रिलायंस ग्रुप के जो बीमा कंपनियां हैं बीमा देती नहीं है, और क्या करती हैं वो पूरे देश ने देखा मीडिया के थ्रू, जिस तरह से अय्याशियां चलती हैं मोदी जी के दोस्तों की। उसके बाद इन्होंने कहा कि युवाओं के लिए हमने काम किया। हमारे युवा मारे जा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से बच्चे हमारे प्रदेश के विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर रोजगार नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर रोजगार होता तो क्यों हमारे बच्चे हजारों की संख्या के अंदर विदेशों में गैर कानूनी तरीके से जाते, और बहुत ही दुखद समाचार विदेशों से लगातार आ रहे हैं। इन सभी सवालों को जवाब दत्ता साहब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले कृष्ण जाखड़ जी आपसे मेरा सवाल है। एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया, एक तो बाकियों का कब होगा, दूसरा जिस तरीके से आप चुनाव उतरने की बात करें कि 10 सीटों पर, और आने वाले समय विधानसभा पर की भी तैयारी आपकी हो रही होंगी, तो आपकी नजर में ऐसे कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि भाई रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, तो आपकी नजर में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के आप मजबूत अभी से बनना चाह रहे हैं और जनता के बीच में अपनी बात रखना चाह रहे हैं? जो 4.5 साल थे हमारे युवा उप मुख्यमंत्री ने बड़ी मजबूती से काम किया। उससे पहले जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे तब भी उन्होंने हरियाणा के लिए जितने भी मुद्दे थे पार्लियामेंट के अंदर जोर शोर से उठाए, और उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला। और अब 4.5 साल के अंदर जो हरियाणा में विकास किया, जो हमने 70% की युवाओं की बात की, 8% की रिजर्वेशन भी ओबीसी के लिए लेके आए, चाहे महिलाओं का रिजर्वेशन की पंचायतों में बात की, हर तरीके से हमने अपनी बात को मजबूती से रखा और उसको पूरा कराने का काम किया। हम अपने जो मुद्दे थे जिनको हमने पूरा किया, उन्हीं के आधार के ऊपर और आगे की डेवलपमेंट के लिए उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जो है ना प्रदेश के अंदर जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। चलिए ठीक है, आगे चर्चा आपसे। हमारे पार्लियामेंट लड़ने की 10 की 10 पार्लियामेंट पे लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और दिखा देंगे, और आगे इस बात को एहसास भी करोगे, महसूस भी करोगे कि जननायक जनता पार्टी फिलहाल हरियाणा के अंदर एक मजबूत शख्सियत है। मजबूत ठीक है जाखड़ साहब, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा कितनी मजबूती मिलेगी, जनता किसको देगी मजबूती। दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तीनों के सवालों का जवाब दीजिए। तेजी से अपनी दोनों बहनों का जवाब देता हूं। मेरी अनु बहन को अगर पहले बता दूं कि अनु बहन सो करके स्वप्न देखना तो उस पर मौलिक अधिकार है, लेकिन आप खुली आंखों से स्वप्न देख रही हैं और आपको लगता है कि शायद मोदी जी इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, पता नहीं कैसी कल्पना है आपकी। आपके शब्दों में भी मैं देख रहा हूं कि बड़ी असमंजस की स्थिति है। आपका वो जानती है और आपका नेतृत्व भी जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो भारत में बनने जा रही है, कमल का फूल खिलने वाला, ये आप जानती हैं अच्छी तरह से। और दूसरी, मैं अपनी बहन का जवाब देना चाहूंगा, टीना का। मणिपुर के अंदर जो हुआ वो जिस तरह से षड्यंत्र किया गया, जिन राजनीतिक दलों ने षड्यंत्र किया,
वो आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कौन कौन व्यक्ति उसमें लिखा था। एक बात। दूसरा, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए था करा, और रहा बहन बेटियों माताओं की आत्मसम्मान की, उनके अस्मत की रक्षा के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए तो जीता जागता उदाहरण है कि वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी सरकार नहीं थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। ममता बनर्जी एक महिला बेटी होते हुए भी सहयोग नहीं कर रही थी। उसके बाद भी हमारा डेलीगेशन वेस्ट बंगाल जाता है और जो संदेश खाली का गुनहगार है उसको पकड़ करके सीबीआई को सौंपा जाता है। ये है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प। और टिकट भी देता है, टिकट भी दिया गया। तो मैं आपसे ये निवेदन करूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में तीसरी बार कमल का फूल खिलने वाला है और सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी कपिल मिश्रा ने इल्जाम लगाए थे, भूल गए क्या आप? आज कपिल मिश्रा आप ही के पार्टी में है। कपिल मिश्रा ने कोई सीडी का जिक्र किया था, भूल गए आप? अध्ययन करिए जाके घर पे, ठीक है? आपको याद दिला दिया है मैंने, आज जाके जरूर जाके सर्च करिए। टीना जी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कांग्रेस का इतिहास बता करके देखिए। नहीं, हम तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं आपके से बच्चों को। विश्वविद्यालय में, ठीक है, एक एक करके आप मुझे बताइए कि आप खुद बताइए आपने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया है, जिसको अरविंद जिंदल को, जिनके ऊपर आज मोदी जी कैसे प्रचार में जाएंगे, यही वो फिर उनके ऊपर आशीर्वाद देते हुए। आज जनता देख रही है कि आप लोगों कैसे लोगों को चुनकर भेजते हैं, किस पर इल्जाम लगाते हैं, किसके हाथ में फिर बजट दे देते हैं, फिर उनकी फाइलें गुम कर देते हैं। ठीक है, वो आप पर विश्वास टूट गया है। 10 साल बहुत होते हैं किसी भी सरकार के। लौटूंगी आपके पास। दत्ता साहब, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है, उसमें अपना जवाब दीजिए, उसके बाद दूंगी मैं और उससे जवाब। मैं तो हैरान हूँ टीना जी की बात सुन करके कि जब तक नवीन जिंदल जी इनकी पार्टी में थे तब तक ये उनके पक्ष में खड़ी हो जाती थी। इनकी पूरी कांग्रेस उनको सर्टिफाई करती थी कि ईमानदार है। आज वो हमारी पार्टी में आगे तो ये उनको गुनाहगार साबित करने पे लगी हुई है। राव बहादुर सिंह जी भी कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिला तो इसलिए आए। मैं टीना जी को ये कहना चाहता हूं, एक बार 2014 से पहले के भारत का एक बार चिंतन कर लें, अध्ययन कर लें, अपने कालखंड को देख लें, कांग्रेस की सरकार को देख लें। उनका जवाब खत्म होने दीजिए, फिर लौटूंगी आपके पास। उनका जवाब खत्म होने दीजिए। 1,76,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, 52,000 करोड़, ऐसे अनन्य पता नहीं कितने घोटाले इस भारत के अंदर कांग्रेस सरकार ने किए थे। आप किस प्रकार से ईमानदारी का दावा कर रही हैं, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं आपकी बात सुनकर के। टीना जी, अपने उन सालों का अध्ययन करके फिर टीवी चैनल पे बैठिएगा और एक बार आत्मचिंतन करिएगा कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर किस प्रकार घोटाले की सरकार चलाई थी और नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार एक भी आरोप इस देश के अंदर नहीं है। ठीक है दादा साहब, किसी भी व्यक्ति पर। ठीक है, अनु जी कह रहे खुली आंखों से सपने देखना अच्छी बात नहीं है। जी, मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने जो मोदी चालीसा पढ़ा या मैं कहूँगी जो सत्संग किया, ये सत्संग आमतौर पर हम सुनते हैं भाजपा प्रवक्ता का। इनके पास एक ही बात होती है कि मोदी जी ने विकास किया, आप जानते हैं। आप परसेप्शन मत बनाइए यहाँ बैठ के। मोदी जी ने क्या किया वो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मोदी जी ने लिए इलेक्ट्रिकल बॉन्ड, लोगों के गले पे अंगूठा रख के चंदे लिए हैं, और ये सत्संग का हम पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इनेलो की लहर चल रही है, ये आप जानते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको भाजपा को डिपेंड करना होगा। उसके बाद मेरी बहन टीना ने कहा कि कैसे कैसे लोगों को भाजपा टिकट दे रही है, तो मैं कहना चाहूंगी भाजपा वैसे वैसे लोगों को ही टिकट दे रही है जैसे जैसे लोगों का निर्माण आपने किया है। जब वो कांग्रेस में थे वो क्या करते थे, वो आपकी जिम्मेदारी थी। आपके साथ रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए और उन घोटालेबाजों का दिल खोल के भाजपा ने स्वागत किया। तो मैं दोबारा यही कहना चाहूंगी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खेल चल रहा है, भाजपा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है। तो ये बहुत स्पष्ट जनता को दिखाई देता है। यहाँ बैठ के सत्संग करने से मोदी जी अब नहीं आने वाले, बहुत हो चुका। जो आप नारे देते हैं, परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। इनेलो की जबरदस्त लहर चल रही है, ये आप जानते हैं, मान नहीं सकते क्योंकि आपकी मजबूरी है, ये मैं समझती हूँ।
ठीक है टीना जी ये कह रही है कि आप जानते हैं इनेलो की लहर चल रही है, जैसे जैसे आपने उनका निर्माण किया, आपकी सरकार में घोटाले किए, तब वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनका फायदा उन्होंने उठा लिया। देखिए इनेलो जेजेपी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ है। देखिए मैंने कंगना रनावत, जो बेवकूफ महिला, जो आरक्षण विरोधी, उस महिला ने क्या कहा कि 2014 के बाद आजादी मिली है, टिकट इन्होंने ऐसे लोगों को दिया है जिनको ये नहीं पता, इतिहास का नहीं पता, जिनको जो बिल्कुल थैंकफुल नहीं है इस देश के लिए कि भारत में आप आजाद भारत में रह रही हैं, जहाँ रोजी रोटी कमा रही हैं। वो आजादी किसकी देन है? वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ऐसे लोगों को ये टिकट दे रहे हैं, फिर ये सोच रहे हैं कि जनता इनको वोट दे देगी। देखिए जनता पूरी तरीके से जान रही है, जिस तरीके से इन्हीं के नीरव मोदी इनके सरकार में, विजय माल्या इनके सरकार में, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, कितने नाम है कि जनार्दन रेड्डी, येदुरप्पा, इतनी लंबी लिस्ट है, हेमंता विश्व शर्मा, जिसके ऊपर तभी तो इनके इतने बड़े बड़े कार्यालय खुले हुए हैं, क्योंकि इनके पास इन्होंने जनता को लूटा है और इनके पास इतना लूट का पैसा, अकात पैसा लूट का, जो निर्मला सीतारमण के पति ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। सबसे बड़ा घोटाला जो है देश के प्रधानमंत्री ने किया, और अभी तो पीएम केयर फंड की जांच होनी जरूरी है। वो तो पता चलेगा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो लाखों के सूट वूट पहनते हैं वो किसके पैसे से पहन रहे हैं, वो जनता के खून पसीने की कमाई से वो सूट वूट पहन रहे हैं। अदरवाइज अब वो चाय बेचने वाले कहते हैं तो चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले फकीर कैसे रहा जाता है? सबको पता है कि फकीरी कहाँ से आती है। एक खट्टर साहब भी कह रहे थे, बताइए, इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं मैं इस प्रदेश को सुरक्षा नहीं दे सकता हूँ, पुलिस सुरक्षा। सबसे शर्मनाक बयान जो है खट्टर साहब का था। अच्छा है उनको ऐसे अपने मुख्यमंत्री से हटाया, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में सत्ता दे दी थी। बताइए अब आप देखेंगे कि लगातार ये कठपुतली मंत्री बदल देते हैं। तो देखिए हरियाणा की जनता भी यही चाहती है और केंद्र में भी जनता यही चाहती है कि कांग्रेस की सरकार वापस आए। जी बिल्कुल ठीक है टीना जी, तो आने वाले समय में पता चलेगा किसकी लहर चलेगी, जनता किसको अपना सपोर्ट देगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियों की अपनी तैयारियां तो जारी है ही, लेकिन जुबानी हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार। Through constant